सुस्वागतम। आज हम कक्षा 12वीं की स्वाति हिंदी विशिष्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले बच्चों मैंने आपको गद्य जो विधाएं बताई थी, प्रमुख विधाओं में निबंध के विषय में समझाया था। आज हम गद्य की द्वितीय विधा ले रहे हैं, वह है कहानी। क्या है गद्य की द्वितीय विधा? कहानी। कहानी से जैसे ही हमारे कहानी शब्द आता है, हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है कि अच्छी सुंदर सुंदर कहानियाँ, रोचक कहानियाँ, शिक्षित कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, अनेक प्रकार की कहानियाँ और सुनने में जो अच्छी लगती हैं और जो शिक्षाप्रद होती हैं कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी के विषय में। चलिए आइए पढ़ते हैं। कहानी क्या है? कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है। कथा, जिसको हम कहते हैं कथा, यानी कहना ही कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है। जो कुछ भी हमारी वाणी के द्वारा कहा जाता है वह क्या होती है? कहानी होती है। किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी है। विशिष्ट अर्थ क्या है इसका? कि किसी रोचक घटना का जो हम वर्णन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कहानी। कहानी के अनिवार्य लक्षण कौन से होते हैं? सबसे पहला है गद्य में रचित होना चाहिए। दूसरा मनोरंजन या कौतूहलवर्धक होना चाहिए। तीसरा चमत्कार घटना की योजना होना चाहिए। तो जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कहानी कैसी होनी चाहिए? मनोरंजक होनी चाहिए और चमत्कार पूर्ण घटना की इसमें योजना होनी चाहिए। थोड़ा सा सुनने में और समझने में जो अच्छी लगती है वो कहानी अच्छी कहलाती है। कविता के क्षेत्र में गीत और गद्य के क्षेत्र में कहानी मानवीय सभ्यता की अभिव्यक्ति के माध्यम से कही जा सकते हैं। सभ्यता के विकास चरण में कहानी का अवतार नया अवतार लेकर प्रस्तुत हुई है। जो कहानी है वह कैसी प्रस्तुत हुई है? नया अवतार लेकर प्रस्तुत हुई है होती है। जैसे नीति कथा है, आख्यायिका है और कहानी से लेकर जासूसी कहानी तक इत्यादि बहुत सारी, जैसे विज्ञान कथा इत्यादि। प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। प्रेमचंद जी के अनुसार क्या है? कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन को क्या किया जाता है? किसी एक अंग या मनोभावों को प्रदर्शित किया जाता है और प्रदर्शित करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कहानी में क्या होता है? एक अंग को प्रदर्शित किया जाता है या एक मनोभावों को प्रदर्शित किया जाता है। हम यहाँ पर कहानी की यात्रा को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्रेमचंद पूर्व की कहानी, जो सन 1910 से पूर्व। दूसरा प्रेमचंद काल की कहानी 1910 से 1936 तक। तीसरा प्रेमचंदोत्तर कहानी सन 1936 से 1950 तक और नई कहानी सन 1950 से आज तक। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगी प्रेमचंद पूर्व की कहानी। यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं प्रेमचंद पूर्व की कहानी। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव काल सन 1900 के आसपास है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार ने हिंदी और कहानीकारों को क्या किया? प्रभावित किया। जो कहानीकार हैं उनको क्या किया? प्रभावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की भावनात्मकता एवं लोक कहानियों में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी से भी कथाकार क्या हैं? प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है प्रेमचंद काल की कहानी। हिंदी कहानी का विकास प्रेमचंद काल में हुआ। किस काल में हुआ हिंदी कहानी का विकास? प्रेमचंद काल में हुआ। इस काल में ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि सभी विषयों पर कहानियां लिखी गईं। प्रेमचंद ने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन सी हैं? पूस की रात, ईदगाह, जो हमने पढ़ी हुई हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं। उनकी पहली कहानी थी सुखमय जीवन थी। कौन सी थी? सुखमय जीवन थी। इस युग के अगले कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। इन्होंने हिंदी को नई गति, शिल्प, शक्ति प्रदान की। प्रसाद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी है? 69 कहानियां लिखी हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप इत्यादि। प्रेमचंदोत्तर कहानी की बात करें तो इस काल में कहानी का चतुर्दिक विकास हुआ, उसे नया रूप रंग प्राप्त हुआ। इस युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से थे? अज्ञे, एलाचंद जोशी जी, उपेंद्र नाथ अश्क आदि। नई कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले दिसंबर 1957 में संपन्न साहित्यकार में किया गया। इस दौर के प्रमुख कहानीकार कौन थे? मोहन राकेश जी, उषा प्रियंवदा, फणीश्वरनाथ नेहरू, हरिशंकर परसाई जी थे। अब आती हैं आंचलिक कहानियां।
आंचलिक कहानियां क्या है? आंचलिक कहानी, अंचल का अर्थ है जनपद, जहाँ किसी क्षेत्र विशेष को बना करके रचना की जाए, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार, गुण दोष, वेशभूषा, स्थानीय बोलियों को जो प्रभावित करती है, उस रचना को हम क्या कहते हैं? आंचलिक, यानी जो हमारे अंचल विशेष का कहते हैं, जो कि वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, तो ये जो उससे वो प्रभावित होकर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो आंचलिक कहानियाँ कहलाती। इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? फणीश्वरनाथ नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। इसमें कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी के बहुत सारी कहानियां इसमें इस समय रचना की गई। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। कहानी का सबसे पहला प्रमुख तत्व है जो कि परीक्षाओं में लिखने के लिए आता है, आप लोगों से पूछा भी जाता है। पहला है कथानक अथवा कथा वस्तु। दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा संवाद या कथोपकथन। चौथा भाषा शैली। पांचवा देश काल या वातावरण। और छठवा होता है उद्देश्य। कथानक अथवा कथा वस्तु का तात्पर्य होता है कि हमें कहानी की कथा वस्तु कैसी है हमारी। यदि कथा ही नहीं होगी, हमारे पास कोई विषय ही नहीं होगा, तो हम फिर कहानी कैसे लिख पाएंगे। तो कथा वस्तु अच्छी होना चाहिए। दूसरा, कहानी में पात्र चरित्र होते हैं, जैसे कि हम छोटे छोटे बच्चों को या किसी प्रकार से सुनाते हैं तो शुरू करते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, है ना, उसमें एक नायिका थी, या कुछ ही किसी भी पात्र का चित्रण उसमें होना चाहिए। तो पात्रों के बिना कहानी नहीं हो सकती। पात्र एवं चरित्र चित्रण, उनका चरित्र कैसा है, किस प्रकार के हम सुना रहे हैं, कैसी हमें लिखना है, तो वह निर्भर करता है पात्र और चरित्र चित्रण। दूसरा संवाद, उसका संवाद यानी कैसे बोला जा रहा है, उसका संवाद कैसा, उसका कथो कहने की शैली क्या है। फिर आता भाषा शैली, कैसी है, सरस है, सुबोध है, अच्छी होना चाहिए। देश काल या वातावरण, तो हम जिस समय कहानियाँ लिख रहे हैं उस समय हमारे देश काल या हमारे आसपास का जो वातावरण है वह कैसा है। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य में यह आता है कि हम किस उद्देश्य को लेकर कहानी लिख रहे हैं। शिक्षा से संबंधित है, सामाजिकता से संबंधित है, पारिवारिक कहानियाँ हैं, किसी राजा रानी की कहानी, किसी भी एक या ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, तो इसमें प्रदर्शित करता है कि उसका कहानी का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार कहानी के अंतर्गत जो कहानी अब हम करेंगे वो है श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं। तो एक बहुत अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, चलिए आज हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है जीवन के सुंदर एवं महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन। जीवन के सुंदर और महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन। दूसरा, जिज्ञासा एवं कौतूहल का समावेश होना चाहिए। तीसरा, कथानक का अप्रत्याशित तथा प्रभावपूर्ण अंत। कथानक का अप्रत्याशित विकास या प्रभावपूर्ण अंत। और चौथा होनी चाहिए संक्षिप्तता। ये कहानी की एक बहुत अच्छी कहानी की क्या है विशेषताएं। अब देखते हैं प्रमुख कहानीकार और कौन सी उनकी कहानियां रही हैं। सबसे पहले हैं प्रेमचंद, जिनकी कहानी थी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी और पूस की रात। जैसे कि प्रेमचंद जी की जो पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी, हम लोग सभी लोग ने पढ़ी हुई हैं। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी की आकाशदीप, पुरस्कार और ममता। फणीश्वरनाथ रेणु जी की ठेस और संबदिया। इस प्रकार मैंने आपको जो गद्य की एक विधा है, एक और विधा जो पढ़ाई मैंने वह है कहानी। आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो लेखक हैं और उनकी जो कहानियां हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको गद्य की जो विधा समझाई वह थी कहानी। गद्य की तीसरी विधा हम समझेंगे वह है नाटक। अब नाटक क्या होता है तो इसका हम अर्थ समझेंगे। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जा सकता है। आप लोगों ने सबने देखा होगा रंगमंच पर जब भी कोई प्रस्तुति होती है, नाटक होता है, तो हम उसको देखते हैं और उसका क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मनोरंजन आदि के द्वारा सामाजिक जनों के हृदय को आनंदित कर दे उसे हम क्या कहते हैं, नाटक। जो हमको बहुत अच्छा लगे, मनोरंजन भी करता है, शिक्षित भी करता है, आनंदित भी करता है हमारे हृदय को, उसको हम क्या कहते हैं, नाटक। नाटक विधा जो होती है, नाटक एक ऐसी विधा है का अभिनय रंगमंच पर किया जा सकता है। इस विधा का जो अभिनय वो क्या किया जाता है, रंगमंच पर किया जा सकता है। नाटक नट धातु से बना है।
नट का अर्थ होता है कर्तव्य या अभिनय। आपने देखा होगा बहुत से नट संप्रदाय के जो लोग हैं वह अपने कर्तव्य दिखाते हैं और उसके कुछ मैसेज भी देते हैं उसमें वो कर्तव्य करके। तो इसलिए जो कर्तव्य होता है या अभिनय उसको हम क्या कहते हैं, नाटक। और किस धातु से बना, नट धातु से बना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और संस्कृति को अपने अभिनय के माध्यम से फैलाना। किसको फैलाना, ज्ञान और संस्कृति को। हिंदी में रंगमंची नाटकों का जो आरंभ है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। हिंदी नाटक साहित्य का काल विभाजन सर्वमान्य रूप से निम्नलिखित स्वीकार किया गया है। चलिए पढ़ते हैं कौन से हैं। पहला है भारतेंदु काल जो 1837 से 1904 ईस्वी तक है। संधि काल 1904 से 1915 ईस्वी तक। प्रसाद युग 1915 से 1933 ईस्वी तक। वर्तमान युग 1933 से आज तक। इस प्रकार ये जो विभाजन है किस चीज के किए गए हैं, नाटक के किए गए हैं। पहला हम पढ़ते हैं भारतेंदु काल। इस युग के नाटककारों में भारतेंदु जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। देश प्रेम, समाज सुधार, मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य था। प्रमुख जो नाटककार है उसमें कौन से हुए, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। दूसरा है संधि काल। इस युग में भारतेंदु काल की धाराएं बहती भी रही हैं और नवीन धाराओं का भी क्या हुआ, उदय हुआ। बद्रीनाथ भट्ट प्राचीन परंपरा के प्रमुख कवि थे। करुणालय इसी संधि काल में लिखा गया। बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद भी हुए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी के साथ नवीन धाराओं का उदय हुआ और बद्रीनाथ भट्ट जी प्राचीन परंपरा के प्रमुख थे इसमें। और इस प्रकार ये जो नाटक है इस संधि काल में बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के इसमें हिंदी अनुवाद भी किए गए। तीसरा है प्रसाद युग। इसमें हिंदी नाटक साहित्य का विकास युग कहा जाता है इसको। और प्रसाद का हिंदी नाटक साहित्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके जो अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। नाट्य विधान सर्वथा नूतन है। प्रमुख नाटककार कौन से रहे, वियोग हरि जी, मिश्र बंधु, गोविंद बल्लभ पंत आदि। चौथा है वर्तमान युग। इसे प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। वर्तमान युग को क्या कहते हैं, प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। इस युग में समस्याओं से संबंधित नाटक लिखे गए। मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का चित्रण और स्वतंत्रता के पश्चात देश में सांस्कृतिक और कलात्मक नवजागरण तथा पुनरुत्थान की लहर आई। उसमें रंगमंच का भी नमूनेश हुआ और नाट्य प्रदर्शन की विविध कलाओं का विकास भी हुआ। गीत नाट्य, रेडियो रूपक, प्रहसन आदि भी लिखे गए। जाने लगे, रंगशालाएं बनी और दर्शक समाज अधिक संगठित हुआ। क्या मैंने समझाया अभी यहाँ पर कि जो नवनेश हुआ, रंगमंच का भी जो नवोन्मेष हुआ और नाट्य प्रदर्शन की विविध कलाओं का विकास हुआ। गीत नाट्य, रेडियो रूपक, प्रहसन आदि भी लिखे जाने लगे। रंगशालाएं बनी और दर्शक जो हैं समाज अधिक संगठित हुआ। प्रमुख नाटककार इसमें कौन कौन से थे, सेठ गोविंददास, चतुरसेन शास्त्री, गोविंद बल्लभ पंत और जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद इत्यादि जो हैं ये प्रमुख नाटककार रहे। अब आता है नाटक के प्रमुख तत्व। नाटक के प्रमुख तत्व पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देश काल एवं वातावरण, छठवां है उद्देश्य और सातवां है अभिनेता। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको कहानी में समझाया था कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए। नाटक की यदि कथा वस्तु अच्छी होती है, संदेशप्रद होती है तो वह उसमें नाटक और रोचक अच्छा लगता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, फिर वो नाटक जो विषय वस्तु उसके हिसाब से पात्र और चरित्र चित्रण होता है। संवाद यानी किस प्रकार से हमें बोलना है, कहना है। भाषा शैली कैसी है, सरल सुबह जो जनमानस को समझ में आ सके। देश काल वातावरण, जो उस समय का वातावरण है, देश काल की जो स्थितियां उस पर जो नाटक बहुत से ऐसे लिखे जाते हैं। उद्देश्य क्या, कोई ना कोई संदेश, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि क्या हमें उद्देश्य है हमारे नाटक का। तो इस प्रकार दूसरा था अभिनेता, यानी अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत करना। ये थे नाटक के प्रमुख तत्व। अब चलिए समझते हैं प्रमुख नाटककार और नाटक। सबसे पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर। जयशंकर प्रसाद जी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी। मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। इसके बाद हम तीसरी विधा लेंगे, वह है
एकांकी। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया नाटक। तो नाटक में क्या होना चाहिए, नाटक कैसा होना चाहिए, नाटक क्या है और नाटक कौन सी विधा है, इसको हम देख सुनते हैं और रंगमंच पर जिसका अभिनय किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एकांकी। तीसरी विधा क्या, चौथी विधा क्या ले रहे हैं हम, एकांकी। चलिए तो पढ़ते हैं एकांकी क्या है। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है। क्या समझाया मैंने, एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का प्राण तत्व है संघर्ष। एकांकी का प्राण तत्व है संघर्ष। संघर्ष से ही नाटकीयता का सृजन होता है। एकांकी में जीवन का खंडचित्र प्रस्तुत किया जाता है। सर्वमान रूप से हिंदी एकांकी को विकास क्रम को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है भारतेंदु युग 1875 से 1928 ईस्वी तक, प्रसाद युग 1929 से 1937 तक, प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक और स्वतंत्र युग 1948 से अब तक माना जा रहा है। चलिए इसके प्रथम चरण को लेते हैं। इस युग में भारतेंदु प्रमुख एकांकीकार के रूप में स्वीकार किए गए। इस युग में एकांकीकारों ने प्रचलित परंपराओं, कुप्रथाओं और सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर एकांकी लिखे। प्रमुख एकांकीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी जी, राधा कृष्ण दास, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिओद आदि। द्वितीय चरण है, इस युग के एकांकी प्रसाद के एक घूंट से प्रारंभ होते हैं। इस युग में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया गया है। प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि हैं। प्रमुख एकांकीकार कौन रहे, बद्री नारायण भट्ट, सुदर्शन, राधेश्याम मिश्र, जीपी श्रीवास्तव आदि। तीसरा चरण है, इस समय एकांकी अपने यथार्थ रूप में सामने आया। एकांकी में संकलन त्रय को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा था। प्रमुख एकांकीकार कौन थे, सेठ गोविंदास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर और मोहन राकेश जी। चतुर्थ चरण में इस युग में एकांकीकारों का जो दृष्टिकोण था वह प्रगतिवादी था। इस काल में एकांकियों को राजकीय प्रोत्साहन मिला। तरंग, रंगयोग और राजकीय थिएटर, रंगभारती आदि नाट्य कला से संबंधित कई पत्रिकाओं के प्रकाशन द्वारा एकांकी को बल मिला। अब चलिए देखते हैं प्रमुख एकांकीकार कौन से हैं। तो मोहन राकेश का नाम इस काल के एकांकीकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हिंदी एकांकी आज अपने यौवन पर है। प्रमुख एकांकीकार और उनकी एकांकी के विषय में पढ़ेंगे। पहले हैं राधाचरण गोस्वामी, उनका है एकांकी भारत माता, अमरा सिंह राठौर, जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान, धर्मवीर भारती जी की नदी प्यासी थी और नीली झील। एकांकी के तत्व कौन से हैं, पहला है कथावस्तु, कथोपकथन या संवाद, पात्र एवं चित्रण, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। इसके विषय में मैं पूर्व में 2 चीजों में आपको बता चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नाटक एवं एकांकी में अंतर। तो नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, ये लिखने भी आते हैं, परीक्षा में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नाटक में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं और एकांकी में एक ही कथा होती है, उसमें प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। दूसरा, नाटक में अनेक घटनाएं तथा कार्य व्यापार होता है। एकांकी में एक ही कार्य व्यापार होता है, एक ही घटना होती है और एक ही कार्य व्यापार होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में क्या होता है, विस्तार होता है और एकांकी में क्या होती है, संक्षिप्तता होती है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया नाटक और एकांकी। इस प्रकार से मैंने आपको कहानी, नाटक और एकांकी की जो प्रमुख विधाएं उसमें समझाया। आप लोगों उसको याद करिएगा, अच्छे से लिखिएगा और जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाटक क्या है, गद्य की कौन सी विधाएं होती हैं, कितनी विधाएं होती हैं, कहानी क्या होती है और एकांकी क्या होती है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और कॉपी में लिख कर भी देखिएगा और याद भी करते जाइएगा।